Hello everyone, this is the second video of nerve muscle physiology and today we are going to discuss about the excitation contraction coupling. ये एक्चुअली कंटिन्यूशन है एनएमजे का, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा. वहाँ पे केमिकल जो चेंजेस थे, एनर्जी थी, वो ट्रांसफॉर्म हो गई मसल के अंदर केमिकल एनर्जी में. अब उसका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन होना है. सो ये डिपोलराइजेशन वेव सार्कोलेमा में चल रही है. अब सार्कोलेमा वही पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन है. तो इसमें एक स्ट्रक्चर के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिमिलर टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये कुछ चेंजेस एक्वायर करता है, दैट इज टी टिब्यूल एंड एल टिब्यूल. टी मतलब ट्रांसवर्स टिब्यूल, एल मतलब लॉन्गिट्यूडिनल टिब्यूल. ट्रांसवर्स टिब्यूल ट्रांसवर्स लग इसलिए नहीं रही क्योंकि यहाँ पे मैंने मसल फाइबर्स की लेंथ कम बनाई है. अगर मसल फाइबर्स जो थ्रू आउट द बेली बने होते हैं उनके रेस्पेक्ट में ब्लू वाली ट्रांसवर्स होती है एंड दीज येलोश विल बी द पैरेलल टू दी मसल फाइबर्स. सो ये लॉन्गिट्यूडनल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. सो अब बात करते हैं कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या है, एंड दैट इज कैल्शियम आयन. कैल्शियम आयन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इतनी तारीफ होती है इसकी बार बार, वो आपको पता है. मायोसिन एक्टिन में काम आने वाला है. तो जस्ट देखते हैं. देखिए, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल जो है वो सार्कोलेमा का एक मॉडिफिकेशन है. यहाँ पे आके वो ट्यूब्यूल की फॉर्म में आ रहा है एंड उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स है जो कम्युनिकेट कर रहे हैं एल ट्यूब्यूल्स के साथ में, जो अल्टीमेटली है जो मेन प्राइमरी रिजर्वायर है कैल्शियम आयंस का सेल के अंदर. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले डिपोलराइजेशन वेव सार्कोलेमा में रन कर रही है. तो एल ट्यूब्यूल में से जब वो पास होती है तो वहाँ पे डायहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर्स हैं. उनके एक्टिवेशन की वजह से कुछ मॉलिक्यूलर चेंजेस अपेयर होते हैं और वो एक्टिवेट करते हैं राइनोडिन रिसेप्टर चैनल्स को. अब ये दो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे. अब ये राइनोडिन रिसेप्टर चैनल से हमें समझ में आता है जरूर ये कोई चैनल है, कोई पैसेज है. पैसेज किसके लिए? कैल्शियम आयन के लिए. ठीक है. तो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या मोर एक्यूरेटली एल टिब्यूल्स के अंदर जो कैल्शियम स्टोर था वो इस राइनोडिन रिसेप्टर चैनल की ओपनिंग की वजह से सेल साइटोप्लाज्म या जिसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं उसमें आ जाएगा और फिर उसका आगे का मॉलिक्यूलर फंक्शनिंग होगा. तो ये बात तो हो गई. अच्छा, अब वापस जब ये रिपोलराइजेशन वेव आएगी तब ये डाइहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर नॉर्मलाइज होंगे, एवरीथिंग विल बी अगेन नॉर्मल और ये राइनोडिन रिसेप्टर चैनल्स बंद हो जाएंगे. न्यू एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू द सार्कोप्लाज्म विल बी स्टॉप्ड और जो ऑलरेडी आ चुका है, लीक आउट हो चुका है, वो एक्टिव पंपिंग के थ्रू अंदर ले लिया जाएगा वापस. ठीक है. और इसमें कुछ बातें हैं कि जो कैल्शियम आयन का कंसेंट्रेशन कैपेसिटी है या जो अपन ग्रेडियंट जिसको बोलते हैं वो एल ट्यूब्यूल्स में काफ़ी ज़्यादा है. मतलब अराउंड देखिए कंसेंट्रेशन का जो डिफरेंस है, अगर वो सार्कोप्लाज्म में एक्स है ड्यूरिंग द रेस्टिंग फेज, जब कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स स्टेट में नहीं है, मतलब नॉर्मल है, तब एक्स कंसेंट्रेशन है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 10,000 टाइम्स ज़्यादा कंसेंट्रेशन है. सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल का मैकेनिज्म चल रहा है यहाँ पे, कैल्शियम पंप एंड ऑल दीज थिंग्स. और अंदर स्टोर करने के लिए कुछ स्पेशल चैम्बर्स भी बने हुए हैं, मींस प्रोटीन्स. पॉजिटिव आयंस को बाइंड करने के लिए प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है. एंड हेयर प्रोटीन इज कैल्सिक्विस्ट्रीन और कैल्सिक्विस्ट्रीन भी इसको बोल सकते हैं. तो वो प्रोटीन 40 टाइम्स ज़्यादा आयंस को बाइंड कर लेता है इन ए कन्फाइंड वॉल्यूम. एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर स्पेस में 40 गुना ज़्यादा कैल्शियम आयंस को पकड़ के रख लेगा क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है. तो इसके सरफेस के अराउंड आप देख सकते हैं कि कैल्शियम आयंस की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है. ये बात हो गई एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग की. तो अब चलते हैं आगे. फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि इस सार्कोमेयर जिसको हम आगे चल के बोलने वाले हैं, या जो सार्कोप्लाज्म, ये सारे सार्को हैं, ये क्या क्या हैं तो देख लेते हैं. फर्स्ट है सार्कोलेमा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही. आउटर थिन कोलेजन पॉलीसेक्राइड लेयर, बाहर एक पतली सी लेयर है पॉलीसेक्राइड की जिसमें कोलेजन भी भरा हुआ है. और ये आगे जाके सार्कोलेमा यानी हर सेल की सेल मेम्ब्रेन टेंडन के फाइबर्स के साथ फ्यूज हो जाती है. मीन्स एवरी cell membrane of the muscle belly will be going to be fused with muscle tendon, ताकि बहुत अच्छा एंकर मिले, एक बहुत अच्छा पॉइंट मिले जहाँ से पाइवोट किया जा सके पूरे मसल को बोन के साथ में. नेक्स्ट इज एक्टिन फिलामेंट. ये काफ़ी कुछ आप लोग यूजी में पढ़ के आता है तो कुछ ज़्यादा डिस्कस करने लायक है नहीं. एक्टिन का स्ट्रक्चर है, एफ एक्टिन मतलब फिलामेंटस होता है, दो एक दूसरे के अराउंड हेलिकली रैप हो जाते हैं और
एक फिलामेंटस एक्टिन बहुत सारे जी एक्टिन ग्लोबुलर एक्टिन से बना होता है, और उसके चारों तरफ जो मतलब रैप्ड स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर है 2 एफ एक्टिन्स का, उसके अराउंड 2 ट्रोपोमाइसिन होते हैं, एंड ईच ट्रोपोमाइसिन थोड़ी थोड़ी दूरी में ट्रोपोनिन होता है। ये ट्रोपोनिन के फंक्शन हमको पता ही है कि ये एक्टिन और मायोसिन के बीच में दूरियां बना के रखता है। खैर, ट्रोपोनिन के 3 पार्ट है, टी आई सी, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन टी का मतलब जो ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करे, ठीक है। आई मतलब जो एक्टिन से बाइंड करे, और सी मतलब जो कैल्शियम से बाइंड करे। आपको याद करना पड़ेगा, नो सॉल्यूशन। और देखिए किस तरीके से बाइंड करता है। सबसे पहले ये आपको ट्रोपोमायोसिन दिख रहा है ग्रीन कलर का, व्हाइट कलर का जी एक्टिन है, और उसकी एक पोर्शन को हाइड कर रखा है ट्रोपोनिन। किसने? आई ने या टी ने? ऑब्वियसली आई ने, क्योंकि वही एक्टिन के साथ कांटेक्ट में है। तो आई वाला सेगमेंट और जो ट्रोपोमायोसिन के साथ में छोटा वाला सेगमेंट है वो ट्रोपोनिन टी है, और जो बीच में है वो ट्रोपोनिन सी। तो स्टार्टिंग में कुछ इसका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन ओरिएंटेशन इस तरीके का था, और बाद में जब कैल्शियम बाइंड किया ट्रोपोनिन सी के साथ में तो ओरिएंटेशन चेंज हुआ। इवन इसका एक एंगल होता है प्रॉपर रोटेशन का, उसमें नहीं जाएंगे, बट एक वो रोटेट किया और उसने जी एक्टिन के ऊपर एक साइट फ्री कर दी जहां पे मायोसिन बाइंड कर सके एंड द प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन कैन अकर। सो ये सारा मैकेनिज्म है। अब क्योंकि मायोसिन का नाम आ गया तो इसके बारे में चंद शब्द। मीरोमायोसिन से बना है। हाँ, एक चीज, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है H2L4। जैसे एंटीबॉडी में हम जानते हैं कि 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन, H2L2। उसी तरह मायोसिन के एक मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन होता है H2 यानी 2 हैवी चेन्स एंड 4 लाइट चेन्स। 4 लाइट चेन्स कौन सी? 2 तो एक्टिन बाइंडिंग साइट यानी जो जी एक्टिन की साइट से बाइंड करने वाली है इन फ्यूचर, एंड 2 एटीपी बाइंडिंग साइट ईच पर हैवी चेन। सो ये H2L4 ये याद रखिएगा। एंड सार्कोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया पैरेलल टू मायोफिब्रिल्स, नथिंग इंपॉर्टेंट। जो माइटोकॉन्ड्रिया पैरेलल होंगे, जगह ही नहीं है उसमें, पूरा भरा रहता है। जो फिलामेंटस मटेरियल है, प्रोटीनेशियस मटेरियल है, भरे होते हैं मायोफिब्रिल्स। अच्छा, अब आ जाता है इंपॉर्टेंट वन, लास्ट जो मेन है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म की किस तरह मायोसिन और एक्टिन की स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जिसको बोलते हैं वो चल रही है। तो देखिए इसमें काफी सारा कंफ्यूजन होता है, तो मैंने इसको बहुत ही डिटेल डायग्राम बनाया है, काफी डिटेल डायग्राम है ये, आप समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एक स्टेज आई, हम कहीं से भी पकड़ लेते हैं। इस पे एटीपी बाइंड किया हुआ है, एक्टिन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। फिर एक कंडीशन आई जहां पे मायोसिन ने एटीपी को हाइड्रोलाइज किया और एडीपी एंड फॉस्फेट बनाया। यहाँ पे देखिए एटीपी नहीं है, और उसने अपने नेक का जो पोर्शन था, मतलब मेरोमायोसिन जो होता है उसमें 3 पोर्शन करते हैं, हेड, नेक एंड टेल। तो नेक के पोर्शन में मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में एक एनर्जी को स्टोर करके रख लिया। मतलब उसने अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज किया और कुछ नए बॉन्ड्स की फॉर्म में एनर्जी स्टोर की, जो निकली थी एक्चुअली एटीपी मॉलिक्यूल से। तो वो रेड कलर में मैंने एक शो किया है। उसकी वजह से इसका हेड थोड़ा सा अपलिफ्ट हो गया। देखिए यहाँ पे एंगल चेंज हो गया, आपको स्लाइटली दिखने में फर्क मालूम होता है। तो उसकी वजह से मतलब वो शो कर रहा है कि इसमें कुछ एनर्जी आई है जिसकी वजह से इसका नेक का पोजीशन चेंज हो गया है। और अब एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, मतलब कैल्शियम आयन आते हैं, अनमास्किंग ऑफ द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ द एक्टिन मॉलिक्यूल, यानी ये वाली, ये जो साइट थी इसकी अनमास्किंग हुई है और वो यहाँ पे बाइंड करने के लिए आया है। ये बाइंड कर चुका है, एक्टिन से मायोसिन बाइंड कर चुका है, स्टिल नथिंग हैपेंस टू द एडीपी एंड द एनर्जी। अब आएगा पावर स्ट्रोक, जिसको बोलते हैं एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन, या जिसको बोलते हैं पुलिंग ऑफ द एक्टिन फिलामेंट्स ओवर द मायोसिन फिलामेंट्स, या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो यहाँ पे पावर स्ट्रोक जनरेट होता है, एक्चुअल डिक्रीज इन लेंथ ऑफ सार्कोमेयर होता है। और वो देखिए किस तरीके से हेड पूरा बेंट हुआ है, और जो एनर्जी मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में स्टोर्ड थी वो अब रिलीज हुई है इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वर्क इज इक्वल्स टू लोड इनटू डिस्टेंस, आपने पढ़ा होगा। तो वो डिस्टेंस यहाँ पे एक्वायर किया गया है, एंड स्टिल एडीपी इज विद द दिस मायोसिन चेन। और इस कॉन्ट्रैक्टेड, पावर स्ट्रोक्ड और किंक्ड पोजीशन में ही एडीपी निकल जाता है। ओके, मतलब ये मेन सिचुएशन है जहाँ पे एक्टिन फिलामेंट्स को खींच के रख रखा है मायोसिन फिलामेंट्स ने, और इसी स्टेज के अंदर एडीपी निकलता है एंड देन न्यू एटीपी बाइंड्स। जैसे ही एटीपी नया बाइंड करता है
मायोसिन एक्टिन को छोड़ देता है। मीन्स मायोसिन एक्टिन को कब छोड़ेगा? जब नया एटीपी बाइंड करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइगर मोर्टिस जो आपने पढ़ा होगा और आगे हम डिस्कस करेंगे, उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और जैसे ही एक्टिन से अलग होता है मायोसिन और थोड़ी सी देर के लिए मतलब दो स्टेजेस के बीच में एक गैप आता है जिसमें एक्टिन अलग होगा, मायोसिन अलग होगा और एटीपी होगा, देन अगेन एक स्टेज आएगा और वहां पे एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। इट विल बी ब्रेक इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड द एनर्जी विल बी स्टोर्ड। इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस फेज इज रेस्टिंग फेज। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्टिंग फेज ये नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि एटीपी बाइंड किया हुआ है वो स्टेज जो है वो रेस्टिंग स्टेज है। रेस्टिंग स्टेज में तो उसने एटीपी की एनर्जी निकाल ली और अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर करके रखी है। स्टिल एडीपी इज विद दैट, मतलब एडीपी का वहां कोई काम नहीं, बस फालतू बैठा के रखा है उसको। ओके, सो ये पूरा मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे अब तक। अब बात कर लेते हैं कुछ एनर्जेटिक्स की। एनर्जेटिक्स मतलब कहाँ कितना खर्चा, एक्सपेंडिचर किस किस में एनर्जी जा रही है। फर्स्ट है सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि किस लिए था? बेसिक सेल पोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, डिपोलराइजेशन के बाद रिपोलराइजेशन वो सारा होने के लिए। सेकंड इज कैल्शियम पंप, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम्स को दोबारा पंप कर रहा था ड्यूरिंग द रेस्टिंग फेजेस। एंड थर्ड इज कॉन्ट्रैक्शन, जो कि एक्चुअली ये वाला एटीपी है। अच्छा, तो अर्निंग्स भी होती होंगी भाई, खर्चा हो रहा है तो अर्निंग्स कहाँ से हो रही है? एटीपी सेल के अंदर ऑलरेडी मौजूद है जिसको रिन्यू करते रहते हैं। फॉस्फोक्रेटिनिन, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक स्पेशल टाइप का फॉस्फेट सब्सटेंस है जो कि एटीपी या उसकी जैसी एनर्जी को स्टोर करके रखता है और ये रिप्लेनिशिंग में काम आता है, क्योंकि ये आप कह सकते हो जैसे ये सेल का करेंसी है वैसे सेल का चेक है, तो इसको तुड़वा के कभी भी आप ले सकते हो नई करेंसी। तो फॉस्फोक्रेटिनिन का अमाउंट 5 टाइम्स ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एटीपी। तो कभी एटीपी को पूरा माइटोकॉन्ड्रिया में घूम के आने का मन नहीं है तो वो फॉस्फोक्रेटिनिन से भी एनर्जी एक्सचेंज कर लेता है। हाँ, इसका एनर्जी लेवल इक्विवेलेंट होता है, मींस जितना एक एटीपी और एडीपी के बॉन्ड के अंदर एनर्जी डिफरेंस होता है, फ्री एनर्जी गैप, उतना ही फॉस्फोक्रेटिनिन और क्रेटिनिन में होता है। बट इसका नंबर ज्यादा होता है, 5 टाइम्स ज्यादा होता है एटीपी से, तो एक टाइप का स्टोरेज है। नेक्स्ट इज ग्लाइकोलाइसिस एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। वो तो चलते ही रहेंगे क्योंकि फॉस्फोक्रेटिनिन वाले फॉस्फेट को और एटीपी वाले फॉस्फेट को रिप्लेनिश करना होता है। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब इनपुट अपॉन आउटपुट, सही ना? नहीं, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो केमिकल टू मैकेनिकल एनर्जी का जो ट्रांजिशन है उसमें कितना एफिशिएंट है। मींस अगर हम एक 100% एफिशिएंट मशीन को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लगाएं तो वो कितना एफिशिएंट होगा अपने नॉर्मल मसल मैकेनिज्म के हिसाब से। सो उसकी एफिशिएंसी 4 टाइम्स ज़्यादा होगी। और इनडायरेक्टली कहूँ तो अपनी जो मसल्स हैं वो सिर्फ 25% एफिशिएंट है। उसका रीज़न, पहली बात तो जब फूड से एटीपी बनता है, यानी कार्बोहाइड्रेट से एटीपी बनता है, तो 45% एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो करेंसी बनाने में ही 45% तो लॉस हो गई, और उस 45 का भी 50% उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट करने में चला जाता है, यानी एटीपी से सॉर्ट ऑफ केमिकल एनर्जी, उसको मैकेनिकल कन्वर्ट करने में 50% एनर्जी लग जाएगी। सो ओवरऑल एफिशिएंसी विल बी द 25% ऑफ द इनटेक। जो कार्बोहाइड्रेट हमने लिया था उसको अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर में जलाते तो इस मैकेनिकल एनर्जी के 4 टाइम्स इक्विवेलेंट वो एनर्जी देता। खैर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कोई नहीं। हाँ, ये एक फैन भैया है दिमाग को हल्का करने। फैन इफेक्ट, कोई सेंस नहीं है इस बात का, रियली मोस्ट सरप्राइजिंग इफेक्ट इन द फिजियोलॉजी आई थॉट। ये कहते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। एक बहुत ही अद्भुत बात इन्होंने बताई जो हमको 9th स्टैंडर्ड से पता थी। वो ये कह रहे हैं कि उतनी एनर्जी लगेगी जितना आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराओगे। अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे वर्क डन मतलब मैकेनिकल एनर्जी L इंटू डी, लोड इंटू टेंशन, सॉरी एक ही चीज होगी, लोड इंटू डिस्टेंस। अब बात करते हैं फटीग की। फटीग मतलब थकान, वो तो ऑब्वियसली होनी क्योंकि स्केलेटल मसल की बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उसके रीजंस मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं। फर्स्ट इज रिडक्शन इन न्यूरल ड्राइव। काफी इंटरेस्टिंग टर्म है न्यूरल ड्राइव। मीन्स जो एरिया ऑफ ब्रेन इस पर्टिकुलर मूवमेंट को रेगुलेट कर रहा था वो ही अब थक चुका है। न्यूरल ड्राइव में डिक्रीज है तो उसकी वजह से भी फटीग अपीयर हो सकता है। नेक्स्ट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ट्रांसमिशन स्लो हो गया है।
इतना ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन हुआ कि एसिटाइल कोलिन सारा का सारा बाहर आ गया, अंदर कोई वेसिकल बची नहीं। अब जो नई रेट है फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स की वो काफी स्लो है। पहले वो अंदर जाएगा, फिर वो पैकेजिंग होके आएगा पूरे गॉल्जी में, तो टाइम लगेगा उस सब में। तो उस चक्कर में एनएमजी पे ट्रांसमिशन ब्लॉक हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मसल्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग प्रॉपरली, दैट इज फटीग। नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन डिप्लीशन। जो एनर्जी रिजर्वर है ग्लाइकोजन वही नहीं है, तो उसकी से कोई एटीपी ग्लाइकोलाइसिस एंड ईटीसी वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा, तो अल्टीमेटली फटीग अपेयर होगा। एंड द फोर्थ वन इज ब्लड फ्लो डिक्रीज। वो इन तीनों की वजह से है एक्चुअली, क्योंकि जब लॉन्ग मसल्स या बड़ी मसल्स होती हैं और वो काफ़ी देर तक एक्सरसाइज करती हैं, तो उनमें वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो होता है वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। तो उसकी वजह से ग्लूकोज और बहुत सारे रीजंस, जैसे कि रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल जैसे कि लैक्टिक एसिड, तो उसके प्रॉपर रिमूवल ना होने की वजह से वो वहाँ पे एक्यूमुलेट होता है एंड देन कॉज द फटीग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, और इस वीडियो के साथ जो टेस्ट लिंक है उससे प्लीज़ अटेम्प्ट करिए।